नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग को लेकर भारत द्वारा चिंता जताई गई है। वास्तव में आज हम इसी ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग के बारे में बात करेंगे, जिस पर आए दिन इस चिंता को जाहिर किया जाता है। सबसे पहले देखें कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग है क्या। तो वास्तव में जो वित्तीय बाजार में वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से क्रेडिट रेटिंग एक वित्तीय आकलन की प्रक्रिया होती है, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए भी, किसी कंपनी के लिए भी या किसी सरकार के लिए जो वित्तीय परिस्थितियां हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब ये वित्तीय परिस्थितियां किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी सरकार के ऋण वितरण की क्षमता को दर्शाती हैं, अर्थात जिससे वित्तीय संस्थाएं और ऋण देने वाले उचित निर्णय ले सकें। अब जिस संस्था, कंपनी या देश का रेटिंग अच्छा होगा उसको ये ऋण आसानी से आसान शर्तों पर प्राप्त हो जाते हैं, वहीं पर यह रेटिंग खराब होने पर उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या है ये रेटिंग, इस व्यवस्था को समझते हैं और क्या भारत की चिंता है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं उन बिंदुओं को जिसके अंतर्गत इस संदर्भ को हम समझेंगे। सबसे पहले हम खबर की बात करेंगे, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। इसको समझने के बाद हम समझेंगे वास्तव में ये क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। उसके बाद सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है उसको देखेंगे। फिर प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा इस रेटिंग्स को जारी किया जाता है। फिर हम देखेंगे क्यों हो रही है आलोचना, इस पहलू को भी समझेंगे और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसकी तरफ चलेंगे। आपको बता दें कि जीएस प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले खबर की अगर बात करें तो खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। क्या है खबर? तो वाई हैज द इंडियन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड द मेथोडोलॉजी ऑफ ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो क्यों जो भारतीय सरकार है वो क्रिटिसाइज कर रही है इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया में जो रेटिंग जारी करने का तरीका है और जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह भारत की ओर से लगाया जा रहा है। आखिर वो क्या कारण है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में री एग्जामिनिंग नैरेटिव्स अ कलेक्शन ऑफ एसेज नाम से एक दस्तावेज जारी किया है और भारत की तरफ से इस दस्तावेज में अपनी चिंता जाहिर की गई है और उस चिंता में कहा गया है कि जो वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं उनके द्वारा जो भी कार्यप्रणाली अपनाई जाती है वो कहीं ना कहीं अपारदर्शी है। और यह चिंता मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर के द्वारा इस दस्तावेज में जारी करने के साथ जताई गई है। ये चिंता पहले भी जताई जाती रही है, तो इस वजह से ये पूरा संदर्भ चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले संदर्भ को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि ये रेटिंग है क्या, होती क्या है क्रेडिट रेटिंग। इसको साधारण भाषा में अगर हम कहें तो किसी भी व्यक्ति का उदाहरण आप ले लें। जैसे आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, आपके मोहल्ले में आर्थिक दृष्टिकोण से क्या शाख है, क्या क्रेडिट है, वो कैसे तय होता है। आपने किसी व्यक्ति से पैसा अगर उधार लिया, मान लीजिए आपने एक वर्ष के लिए आपने उधार लिया और आपने उसको वो पैसा 6 महीने के अंदर उचित ब्याज दरों के साथ उसको अदा कर दिया, तो ऐसी दशा में आपकी क्रेडिट उस व्यक्ति के मन में अच्छी बनेगी। यह प्रक्रिया अगर 2-3 वर्षों में लगातार आपने की और हर बार आपने तय सीमा से पहले ही उचित ब्याज दरों के साथ उसको वो राशि लौटा दी, इसका मतलब कि आसपास के उस समाज में उन लोगों के बीच में आपकी क्रेडिट, आपकी शाख अच्छी बनी हुई है। सिंपल सी भाषा में हम कहें तो यही जो शाख, इसी शाख में वो समाज आपको क्या देगा, एक प्रकार की रेटिंग देगा कि ये आदमी अच्छा है, आदमी विश्वसनीय है, इसकी शाख मजबूत है। अगर यह कोई धनराशि उधार लेता है तो समय पर लौटा देता है और उचित ब्याज दर को भी अदा कर देता है। ठीक यही चीज जब किसी व्यक्ति, कंपनी या देश के द्वारा अगर उधार ली जाती है और उसकी शाख ठीक होती है तो उसको अच्छी रेटिंग दी जाती है। शाख खराब होगी, अगर वो कोई भी कंपनी होगी, कोई भी देश होगा, कोई भी अन्य व्यक्ति होगा, अगर वो इसको ठीक प्रकार से सही समय पर नहीं लौटा पाया, सही ब्याज की अदायगी नहीं कर पाया, तो उसकी शाख खराब होगी, उसकी रेटिंग खराब होगी। साधारण भाषा में यही इसका अर्थ है। लेकिन ऐसी दशा में क्या होता है कि एक वित्तीय स्कोर कार्ड बनेगा, ठीक वही उसी प्रकार से जैसे आपका स्कोर कार्ड आपके समाज के लोग बनाते हैं, उसी तरह से यहां पर कुछ एजेंसीज होती हैं जो स्कोर कार्ड बनाती हैं और उस स्कोर कार्ड के माध्यम से उस व्यक्ति, उस कंपनी या उस देश के लिए उसमें स्कोर दिया जाता है कि वो कितनी अच्छी रेटिंग पे, कितना अच्छा उसका रैंक है, वो डिसाइड होता है। अब ये शाख या ये स्कोर कार्ड क्या दर्शाता है? अगर रेटिंग अच्छी है इसका मतलब कि आपने जो ऋण लिया उसको चुकाने में आप पूरी तरह से सक्षम हैं, आपने तय सीमा के अंदर उपयुक्त ब्याज दरों के साथ उस राशि को अदा कर दिया है। और अगर आपकी रेटिंग में गिरावट होती है, इसका साफ साफ मतलब है कि आपकी वित्तीय स्थिति खराब है, आप उस ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं है। तो सिंपल सा इसका अर्थ यही है।
अब देखिए, ये जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो किसी भी इकाई की, चाहे वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो देश भी हो सकता है, ये उसके लिए जारी की जाती है। अब देश की रेटिंग अगर खराब होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस देश के अंदर जो भी क्षमताएं हैं ऋण चुकाने की, वो क्षमताएं नहीं है, उस क्षमता का ह्रास हुआ है, चाहे जिस भी परिस्थिति के कारण, उस देश की राजनीतिक स्थिति खराब होने के कारण, उस देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। इसका मतलब कि ये खराब रेटिंग उस देश को जिस भी प्रकार से ऋण मुहैया होना है या उसको अन्य आर्थिक सहायता मिलनी है, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। साफ साफ मतलब यह है कि ऋण लेना उस देश का मुश्किल होगा। तो ये रेटिंग का सीधा तादात्म्य इस बात से है कि उस देश, उस कंपनी या उस व्यक्ति को ऋण मिलने में असुविधा होगी, इसलिए बेहतर रेटिंग उसको ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो ये क्रेडिट रेटिंग होता है। इसी प्रकार सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की जहां बात हो रही है, जिसकी भारत द्वारा आलोचना की गई है, जो वैश्विक संस्थाओं द्वारा किसी देश या संप्रभु इकाई के लिए जारी किया जाता है, सेम वही कंडीशन रेटिंग के संदर्भ में। अब देखें, उसकी किसी भी देश या संप्रभु इकाई की जब साख का मूल्यांकन करते हैं वित्तीय दृष्टिकोण से, ये देखते हैं कि वो सरकार अपना कर्ज चुकाने की क्षमता रखती है कि नहीं, तो उसको सॉवरेन रेटिंग, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कहा जाता है। यहां देखें, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की अगर बात करें तो ये जो निवेशक होते हैं, जिनको आपके यहां पैसा निवेश करना है, वो ये देखते हैं कि उनको इस रेटिंग के माध्यम से वो देखते हैं कि यहां पर हमको पैसा निवेश करने में कितना जोखिम है। अगर उस देश की रेटिंग, उस सरकार की, उस संप्रभु संस्था की रेटिंग अच्छी है तो इसका मतलब कि वो वहां निवेश कर सकते हैं, जोखिम कम है। रेटिंग अच्छी होने का मतलब कि जोखिम वहां पर कम है, और रेटिंग अच्छी नहीं होने का मतलब कि जोखिम ज्यादा है। ये इसकी श्रेणियां बनाई गई हैं। अब देश के विभिन्न आर्थिक और वित्तीय संकेतकों पर विचार किया जाता है ये रेटिंग जारी करने के लिए, कि किसी भी संप्रभु, अगर कोई इकाई है, सरकार है, देश है, तो वहां के डिफरेंट सेक्टर्स को देखा जाता है कि वहां पर उनकी स्थिति क्या है। जैसे उस देश की आर्थिक वृद्धि पर विचार किया जाएगा कि वो कैसी है, वहां का राजकोषीय, जो वहां की राजकोषीय नीतियां हैं वो किस प्रकार की हैं, सार्वजनिक ऋण का लेवल क्या है, वहां पर कितनी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक ऋण दिया जा रहा है, कितनी बड़ी मात्रा में उसकी अदायगी हो जा रही है, अर्थात ऋण देने और लेने की प्रक्रिया अगर सुगम तरीके से चल रही है तो मतलब ठीक स्थिति है। राजनीतिक रूप से स्थिरता कितनी है, पॉलिटिकल, ऐसा तो नहीं कि हमेशा पॉलिटिकल वहां पर जो सत्ता है वो परिवर्तित हो रही है, तो यह भी देखा जाता है। और साथ ही बाहरी व्यापार की स्थिति क्या है, अर्थात उस देश की, बाहर के देश के साथ व्यापार का लेवल अगर बेहतर है तो रेटिंग अच्छी मिलती है। तो ये उसके कुछ आधार होते हैं, अन्य आधार भी है, मोटा मोटी ये आधार होते हैं जिसके आधार पर सॉवरेन रेटिंग दिया जाता है। इन रेटिंग्स का महत्व क्या है, क्यों इन रेटिंग के लिए कोई भी देश परेशान हो, तो सीधी सी बात यह है कि जो अंतरराष्ट्रीय बांड बाजार है उसमें वित्त पोषण तक हमारे देश की पहुंच कैसे हो। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो बांड बाजार का मतलब यह है कि किसी भी देश के द्वारा जब राजकोषीय घाटा होता है तो निवेश को आकर्षित करने के लिए या पैसा प्राप्त करने के लिए हम देश को, हर देश बांड जारी करता है, एक तरह से वो ऋण प्राप्त करता है, उन पैसों को प्राप्त करता है। किसी भी देश का बांड कोई क्यों खरीदेगा, उस देश की विश्वसनीयता होगी तो बांड उसका आसानी से लोग लेंगे। उस देश की विश्वसनीयता नहीं होगी, उसकी राजकोषीय नीति ठीक नहीं होगी, पॉलिटिकल अगर उसकी अस्थिरता ज्यादा होगी, अर्थात उसकी शाख कमजोर है, तो कोई उसके बॉन्ड को क्यों लेगा, बॉन्ड लेने के एवज में ही वो पैसा देगा, निवेश करेगा। तो ऐसी दशा में रेटिंग का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेटिंग अच्छी रहेगी तो आपके बॉन्ड को लोग लेंगे, आपके यहां पैसा निवेश करेंगे। साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई तभी आएगा जब आपकी रेटिंग इन वैश्विक जो संस्थाएं रेटिंग जारी करने वाली हैं उनके द्वारा बेहतर होगा। खराब रेटिंग पर एफडीआई भी प्रभावित होगी। साथ ही वैश्विक वित्तीय बाजार में उधार लेने की लागत को प्रभावित करता है। सीधी सी बात है कि अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, आपकी शाख अच्छी है, तो आपको कम ब्याज दरों पर, आसान शर्तों पर आपको ऋण प्राप्त होता है। और अगर वहीं इसके विपरीत आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है तो ये शर्तें कठिन हो जाती हैं, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी इंपॉर्टेंस है रेटिंग का, जिसकी वजह से हर देश चाहता है कि उसकी रेटिंग बेहतर हो इन वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से। अब ये रेटिंग कौन कौन सी विश्व की संस्थाएं जारी करती हैं, एक नजर इस पर भी डालते हैं, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे प्रीलिम्स में कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है। तो प्रमुख क्रेडिट रेटिंग अगर एजेंसियों की बात करें तो विश्व में मुख्य रूप से 3 है, जिसमें फिच रेटिंग एजेंसी, इसकी स्थापना देखें तो 1913 में हुई थी। जॉन नोल्स फिच यूनाइटेड किंगडम की ये, इनके द्वारा इजाद की गई और यूनाइटेड किंगडम की ये रेटिंग एजेंसी है। दूसरी अगर बात करें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, S&P भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। यह भी एक वैश्विक प्रमुख रेटिंग एजेंसी है। और मूडीज
सबसे पुरानी अगर रेटिंग एजेंसी आपसे पूछा जाए तो मूडीज है। और मूडीज आप ध्यान रखें कि इसकी स्थापना 1909 में जरूर हो गई थी, लेकिन इसने बाद में इसका परिचालन 1914 से शुरू होता है। ये ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि हम देखें कि विश्व युद्ध से ठीक पहले से इसने अपनी पहली सॉवरेन जो रेटिंग है उसने जारी करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पुरानी वैश्विक जो रेटिंग एजेंसी है वो मूडीज है, आप ध्यान रखेंगे। अब देखें यहां ये जो श्रेणी बनाई गई है, इस श्रेणी को आप ध्यान से देखें कि यहां पर रेटिंग सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी डी, इस तरह से करके ये जो कैटेगरी बनाई गई है, इसमें जैसे ए कैटेगरी की ऊपर वाले कैटेगरी की बात कर ले तो इसमें लिखा गया कि हाईएस्ट क्वालिटी लोएस्ट क्रेडिट रिस्क, अर्थात जिसकी क्वालिटी सबसे ऊपर होगी वहां पर जो रिस्क है वो सबसे कम होगा। इसका मतलब इसकी विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है। वहीं सबसे नीचे की बात करें तो ये लिखा है कि टिपिकली इन डिफॉल्ट विद द लिटिल प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, अर्थात यहां पर रिकवरी करने में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो जिस जगह से आप पैसा दें और रिकवरी करने में, प्राप्त करने में पुनः उसको सबसे ज्यादा कठिनाई हो, तो ऐसी जगह आप पैसा नहीं देना चाहेंगे। सिंपल सी बात यही है कि रेटिंग अच्छी होने पर उसकी श्रेणी अच्छी मानी जाती है और खराब होने पर खराब श्रेणी मानी जाती है। साथ ही अगर यहां पर देखिए ये कुछ नंबर न्यूमेरिक कोड भी हैं 1 2 3, इसको न्यूमेरिक कोड को ए से लेके CAA, अर्थात ये जो श्रेणी है यहां से लेके CAA, इसके बीच में 1 2 3 के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अर्थात हाईएस्ट रैंकिंग, मिड रैंकिंग और लो रैंकिंग यहां से इसके बीच में विभाजित किया गया। ये तो सबसे लो रैंकिंग है ही और ये सबसे हाई रैंकिंग है, इसके बीच में 1 2 3 को भी डिवाइड किया जाता है। तो ये कुछ श्रेणियां हैं जिसके आधार पर रैंकिंग को दर्शाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में भी कुछ ऐसी रेटिंग एजेंसियां हैं जो कि रेटिंग जारी करती हैं। कौन कौन सी हैं? तो जैसे क्रिसिल है, 1988 में स्टैब्लिश हुआ। भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी थी अगर पूछा जाए तो क्रिसिल है। इसके बाद इकरा है, ICRA 1991 में, यह भी एक व्यावसायिक निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं केयर है 1993 में, DCR है 1996 में और सिबिल है, यह भी 2000 में स्थापित भारत का पहला। ध्यान रखिएगा कि सिबिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ना होकर बल्कि क्रेडिट सूचना ब्यूरो है। तो सिविल को इसलिए यहां पर लिख दिया गया ताकि आप ध्यान रखेंगे सिविल जो है भारत का पहला क्रेडिट सूचना ब्यूरो है, तो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए ये करता क्या है, तो ये उपभोक्ताओं को और उधारकर्ताओं को क्रेडिट संबंधी सूचना देने का ये काम करेगा। ये बताएगा कि इन क्रेडिट रेटिंग जो ऊपर वाली क्रिसिल, इकरा, केयर और DCR हैं, इनके माध्यम से कैसी क्रेडिट रेटिंग किसको प्रदान की गई है, वो कार्य करेगा सिविल। अब बात करें कि क्यों होती है आलोचना, भारत की तरफ से क्या क्या आपत्तियां हैं उसको, वो भी इसी आलोचना में सम्मिलित है। देखिए इसमें कुछ आपत्तियां दर्ज की जाती हैं खास करके जो विकासशील देश हैं उनकी तरफ से। क्या आपत्तियां हैं? सबसे पहली आपत्ति तो विश्वसनीयता की है। भाई अगर क्रेडिट रेटिंग इन वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से दी जा रही है, इसका मतलब कि अगर अच्छी क्रेडिट है तो सारी चीजें परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं दिख रही है, कोई फॉल्ट दिख रहा है, इसका मतलब कि उसकी विश्वसनीयता में कमी है। क्या है, जैसे अच्छी रेटिंग देने दिए जाने के बावजूद भी अगर कोई कंपनी है, कोई बैंक है, वो बैंक करप्सी सूची में चला जा रहा है, इसका मतलब रेटिंग देने में कोई चूक हुई है, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। साथ ही आप देखिए यहां पारदर्शिता का अभाव है। कैसे अभाव है? तो जो रेटिंग सुधारने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, कई बार ऐसा आरोप लगता है कि उनको भुगतान कर दिया जाता है जिसके आधार पर अच्छी रेटिंग प्रदान कर दी जाती है, तो इसमें पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है। साथ ही जो वेटेज दिया जाता है इनको, अलग अलग श्रेणियों में जो मानक बनाए गए हैं उसमें जो वेटेज दिया जाता है, उस वेटेज में अस्पष्टता है कि किस चीज में कितना वेटेज है, वो स्पष्ट तरीके से मेंशन होना चाहिए। तीसरी बात जो आपत्ति होती है वो है कि प्रामाणिकता का कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है कि स्टैंडर्ड मानक होना चाहिए कि इस मानक को ही हर जगह फॉलो किया जाता है। साथ ही अगर बात करें तो ये कुछ बातें हैं। इसके बाद आप देखें तो जो सॉवरेन रेटिंग है उसका असर पड़ता है। उसका प्रभाव क्या है कि सॉवरेन रेटिंग कैसे प्रभावित करती है? जैसे मान लीजिए किसी देश की कंपनी है, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसको एक ए कैटेगरी में उसको शुमार किया गया है, लेकिन सॉवरेन रेटिंग अर्थात जो वैश्विक स्तर पर उसको रेटिंग प्रदान की जाती है, उस देश की रेटिंग खराब है। मान लीजिए BAA श्रेणी में, मान लीजिए B श्रेणी में है मोटा मोटी, तो उस देश की कंपनी A श्रेणी में होने के बावजूद उस देश को मिली जो सॉवरेन रेटिंग है वो B ग्रेड में है, तो इसका मतलब उस देश की कंपनी को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो वेटेज नहीं मिलेगा, वो सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी सॉवरेन रेटिंग वाली कंट्री की जो अच्छी कंपनियां हैं वो भी प्रभावित होती हैं।
तो ये एक दूसरी चीज है। साथ ही जवाबदेही की कमी है। अगर इनसे आप पूछते हैं कि ये रेटिंग ऐसे प्रभावित हुई, तो वो जवाबदेही नहीं है, इसकी कमी इन रेटिंग एजेंसियों में दिखाई देती है। साथ ही बार बार आरोप लगता है इन रेटिंग एजेंसियों पर निष्पक्षता को लेकर। यह कहा जाता है कि निष्पक्षता का अभाव है, क्योंकि यहां पर जो विशेषज्ञ चुने जाते हैं जो इस रेटिंग्स को निर्धारित करने का काम करते हैं, तो इन विशेषज्ञों का चुनाव जो है वो चुनाव ही गैर पारदर्शी तरीके से होता है। तो जब चुनाव ही चुने ही जा रहे हैं गैर पारदर्शी तरीके से, तो वो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी कैसे होगी। तो ये कुछ आपत्तियां हैं जो बार बार विकासशील देशों की तरफ से लगाई जाती हैं। साथ ही ये कहा जाता है कि जो विकासशील देशों की तरफ से जो बैंक हैं, उनमें उन बैंकों को तभी अच्छा माना जाता है इन रेटिंग एजेंसियों के माध्यम से जब उसमें विदेशी जो है वो निवेश की मात्रा ज्यादा हो। जबकि भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, वहां पर जो सार्वजनिक बैंक हैं वो ज्यादातर उसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा अगर अच्छा काम भी किया जा रहा है, तो उस चीज को भी उन सार्वजनिक बैंकों के चाहे वो कल्याण के कार्य हो, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के कार्य हो, इन सारे कार्यों को इग्नोर कर दिया जाता है। और ऐसी दशा में भारत जैसे विकासशील देश जो हैं वो इस रेटिंग से प्रभावित होते हैं। इसलिए उनका बार बार इन रेटिंग एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाया जाना लाजमी है। अब आइए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत की नहीं है। ये ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान दिया करें, नहीं शब्द को। निम्न में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत की नहीं है? ऑप्शन है क्रिसिल, इक्रा, सिबिल या मूडीज। उम्मीद है आप इसका जवाब सही देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।